हेलो गाइस, मैं हूँ शिवम और मेरा नाम है अनंत। एंड दिस इज द मानसरोवर पॉडकास्ट। हाय शिवम। हेलो अनंत, कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया, तुम कैसे हो? काफ़ी दिन हो गए, कुछ किया नहीं, कोई पॉडकास्ट ही नहीं आ रही है, क्या चल रहा है? बस अब बिजी बिजी बिजी। और लेकिन आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है। तो आज हमारे साथ कौन है शिवम, तुम इंट्रोड्यूस करना चाहोगे? सो आई एम वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर सुप्रिया धोंगड़े एज आर न्यू गेस्ट। वो अपनी खुद की लिखी हुई एक कहानी आज हमें सुनाएंगी। इसी के साथ हम पहली बार हमारे पॉडकास्ट में एक ओरिजिनल राइटर और उनकी खुद की कहानी जिन्होंने लिखी है वो खुद सुनाएंगे। ये इससे अच्छा आई थिंक हमें मौका पहले नहीं मिला है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट शी इज़ एबल टू जॉइन अस। अ लिटिल इंट्रोडक्शन कि इन्होंने डॉक्टरेट किया है साइकोलॉजिकल वेल बीइंग एंड इमोशनल इंटेलिजेंस में। एमपी में रही हैं, इंदौर से इनका ताल्लुक़ रहा है, डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट के साथ इन्होंने काम किया है। वैसे इन्होंने पढ़ाई हिंदी मीडियम में करी, पर अभी अंग्रेज़ी में कॉर्पोरेट लीडरशिप ट्रेनिंग देती हैं, एग्जीक्यूटिव कोचिंग करती हैं एंड शी लिव्स इन पुणे करंटली। और बाकी इनका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हिच इज़ आई थिंक a topic that is in the news pretty much every day these days now. राइट, एंड दिस इज अ टॉपिक दैट वी हैव बीन मीनिंग टू एक्सप्लोर फॉर अ लॉन्ग टाइम। बस हमें कभी कोई स्पीकर नहीं मिल पाता था, कोई गेस्ट नहीं मिल पाता था, और ज़्यादातर हमें ऐसी स्टोरीज नहीं मिल पाती थी। तो I think let's welcome. वेलकम डॉक्टर सुप्रिया। Thank you so much, Shivam, for such an impressive description of me. बहुत अच्छा लगता है ना जब अपने बारे में कोई ऐसा बोलता है बड़ी बड़ी बातें। तो वैसे इस विषय में मैं कहूँ या इस in this field I'm relatively new, and it's really an honor to be partnering with you too, because a lot of credibility to your names when I searched you on social media. So absolute pleasure to be on this medium. Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वेलकम विद अस। वेलकम। तो सुप्रिया मैम, आप बताएंगी कुछ कि आज आप कौन सी स्टोरी पढ़ना चाहेंगी और क्या Yes, होगा उस स्टोरी में? yes. एक्चुअली विषय मेरा ऐसा है, मनोविज्ञान की हर जगह है। तो मेरी सारी कहानियों में कहीं न कहीं उसकी झलक दिखती रहती है। और जैसे कि आपने कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस, साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग, और ये लॉकडाउन के अवसर की बेला भी है ना कि हम लोग सभी उससे जूझ रहे हैं। तो बिल्कुल। मेंटल हेल्थ इज़ रियली अंडर द स्कैनर फॉर इट। तो आज की कहानी है मेरी, एक ओसीडी करके बहुत कॉमन सा डिसऑर्डर है, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं जिसको। और आप दोनों को सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि ओसीडी कुछ ना कुछ एलिमेंट हमारे सब में होता है। तो ये किसी अच्छा, एक की कहानी नहीं है, हम सबकी कहानी है। इंटरेस्टिंग। बहुत बढ़िया। तो पहले कहानी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लीजिए, मैं पढ़ रही हूँ अपनी कहानी, और मुझे पता है कि इस कहानी में हर कोई कहीं न कहीं अपने आप को ढूँढ ही लेगा। तो शुरुआत करते हैं। 5 मिस्ड कॉल हैं। आज मैं फिर लेट हो गया। फिर शब्द से पता चलता है कि ये मेरे साथ अक्सर होता है। मेरा नाम, खैर जो भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उम्र ज़रूर बताऊँगा, 30 साल। सेल्स मैनेजर की अच्छी भली नौकरी है। अच्छी भली जब तक बची है। लेट होने के कारण मेरा बहुत सा नुकसान हुआ है। नौकरी के ऊपर तो जैसे तलवार टंगी रहती है। मैं लेट क्यों होता हूँ, ये भी मुझे पता है। मेरे सेल्स प्रोफाइल की वजह से आई हैव टू ट्रैवल फ्रीक्वेंटली। होटल हो या घर, मेरे कुछ नियम हैं जो मुझे मानने ही पड़ते हैं। जैसे होटल में रूम मिलने के बाद मेरा मिशन चेक शुरू होता है। दरवाजे से लेकर बाथरूम, खिड़की, लॉक्स कैसे हैं? खिड़की का दरवाजा कहाँ खुलता है? बिस्तर पर तकिया उठाकर मेरे से पहले वाले गेस्ट के कोई निशान तो नहीं? ग्लास, कप्स का मुआयना ज़रूरी हो जाता है। ये सब करके मुझे ठीक लगता है। शाम हो तो रात के खाने का चेक शुरू, क्योंकि रूम सर्विस मेरे लिए वर्जित है। मैं वही खाना खा सकता हूँ जब मेरे सामने लोग बैठकर खा रहे हों। रेस्टोरेंट में भीड़ हो तो ठीक, नहीं तो होटल के बाहर निकलकर ऐसी दुकान ढूंढना जहाँ भीड़-भाड़ हो, वही खाना खाया जाए।
ये सब होटल चेक इन से लेके डाइन आउट का नियम यदि जम गया तो नींद का कोई टेंशन नहीं है, घोड़े बेच कर सोता हूँ। पर फिर सुबह उठकर रूम छोड़ने के पहले एक डिपार्चर चेक जरूरी है। बिस्तर ऐसा ठीक करना कि जैसे रात में इसके ऊपर कोई सोया ही नहीं। सूटकेस में सारा सामान वापस अंदर, टूथब्रश भी। फिर सूटकेस लॉक करना, सूटकेस कैसी रखी है इसका एंगल चेक करना। और बस यही सब करने में मैं लेट हो जाता हूँ। पर पता है इस सब चेक का एक बड़ा फायदा भी है। मेरे बाद हाउसकीपिंग वालों ने क्या-क्या साफ किया, कहाँ-कहाँ हाथ लगाया, ये मैं शाम को रूम में आकर मुझे पता चल जाता है। घर में भी मेरी अलमारी को किसी ने हाथ लगाया या आकर कुछ ढूंढा, ये मुझसे छुप नहीं पाता। मैं मेरे ग्लास में ही पानी पीता हूँ, हर बार, हमेशा धोकर। सोने के पहले पूरा एक रूट चेक तय है। गैराज में पहले कार का लॉक, फिर मेन गेट, मेन डोर का लॉक, फिर दोनों बालकनीज, फिर गैस, माइक्रोवेव, मिक्सर। ये सब कर कर मैं इत्मीनान से सो सकता हूँ। मैं जनरली ब्लैक एंड व्हाइट शेड के ही कपड़े पहनता हूँ। स्टार्टिंग विथ माई ब्लेजर टू सॉक्स, आई बी इन द सेम शेड। रूपा और जॉकी भी उसी कलर की पहनता हूँ, पर वो दिखती नहीं है। हाँ भाई, मैं एक मज़ेदार इंसान हूँ। People love my company and I'm very well-read and smart individual. In a nutshell, I'm normal, absolutely normal person like you all. एकदम आप लोगों के जैसा इंसान हूँ। Well, क्योंकि ये मैं सारे नियम किसी को बताता नहीं या पता भी नहीं चलने देता। जब लेट हो जाता हूँ तो इसको मैनेज करता हूँ। कभी ब्रेकफास्ट स्किप करके, कभी कैब लेट आई है या कभी जनरली सॉरी बोल। पर बहुत नुकसान हुआ इस वजह से और अभी भी हो रहे हैं। प्रमोट करते वक्त ये बात मेरे अगेंस्ट जाती है। कैंडिडेचर डाउटफुल हो जाता है। पीपल स्टार्टेड डाउटिंग माई इंटेंशंस। रिलायबिलिटी जीरो हो जाती है। पर वैसे मुझे टाइम मैनेजमेंट के सारे मॉडल्स और कॉन्सेप्ट्स पता है। आपको भी सिखा सकता हूँ। पर फिर भी उठने के बाद सीधा पैर नीचे रखना, फ्लोर्स पर लाइन बचाकर चलना, कैब के नंबर प्लेट का ऐड करके टोटल करना, ये मेरे सारे नियम हैं। उससे आपका तो कोई नुकसान नहीं है ना। ये कब से शुरू हुआ याद नहीं है, पर ये चेक के डूज एंड डोंट्स बढ़ते जा रहे हैं। जिस दिन मैं नहीं करता, डर लगता है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। बचपन से मैं ऐसा नहीं था। मैं एक शैतान, शरारती पर होशियार बच्चा था। मेरे क्लास में एक ही बच्चा मेरे से आगे होता था, पर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो मेरा सबसे प्यारा दोस्त था। दोस्त कम, भाई ज़्यादा था। तो मैं अपने घर में कम, उसके घर में ज़्यादा रहता था। उसके 3 भाई-बहनों के साथ मुझे बहुत मज़ा आता था। दोनों साथ-साथ खेलते, स्कूल जाते। दोनों को डॉक्टर जो बनना था। बहुत सारी शरारतें हम दोनों ने साथ में मिलकर की थी। एक दिन याद आता है, स्कूल से आते-आते दोनों एक पत्थर से खेल रहे थे और वो पत्थर लुढ़काते-लुढ़काते ला रहे थे। देखा पीछे तो एक लाइन बनती हुई आ रही थी उस पत्थर के कारण। हमारी बाल बुद्धि की सरलता देखिए। मैंने अपने दोस्त से पूछा, "अबे, इस लाइन पर चलकर तो चोर हमारे घर तक पहुँच जाएँगे। फिर? फिर क्या करें?" उसने पूछा। "अबे चल ऐसा करते हैं, ये पत्थर की लाइन लीना आंटी के घर तक बनाकर छोड़ देते हैं। चोर इस लाइन पर चलकर लीना आंटी के घर चला जाएगा।" और हम दोनों बड़े खुश हो गए। ये गुस्सा हम दोनों का लीना आंटी के ऊपर पुराना था। क्रिकेट खेलते समय बॉल यदि उनके घर में चली जाती थी तो वो वापस नहीं देती थी। खैर, ऐसे लीना आंटी और अंकल हर एक के जीवन में होते हैं। हम दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। पढ़ते-पढ़ते 12th में आ गए। पीएमटी देनी थी।
12वीं के नंबर जीवन मरण का प्रश्न थे। एक सर्दी की सुबह छत पर हम दोनों पढ़ रहे थे, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। बातों बातों में हमारा मस्ती मजाक शुरू हो गया। मुझे उसकी कॉपी में लिखी हुई कविता पढ़नी थी, और ये कविता उसने ट्यूशन पर आने वाली सलोनी के लिए लिखी थी। दिखा दिखा करके मैं उसकी कॉपी छीनने लगा। इस धक्का मुक्की में पता नहीं क्या हुआ, और अचानक धड़ाम की आवाज हुई, और देखा तो वो तीसरी मंजिल से नीचे सड़क पर गिरा था। सही में पता नहीं चला कि वो कैसे गिरा। सर में उसे चोट आई, और बेहोशी की हालत में उसे आईसीयू में एडमिट किया। उसने आखिर तक आंखें नहीं खोली, पर उसके मम्मी पापा और भाई बहनों की आंखें बहुत कुछ कह गईं। और एक दिन आखिरकार उसकी बुआ ने मुझे कह ही दिया, सुनो, तुम हॉस्पिटल में नहीं आओ तो ही अच्छा है। वो एक महीना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। कॉलोनी में भी मुझे हर कोई अजीब नजरों से देखता था। मैं हर रोज वो ठीक हो जाए, इसके लिए तरह तरह के नियम लगाता था। जैसे हर चीज 5 बार करूंगा, पानी रोटी 5 बार में खत्म करूंगा, 5 अगरबत्ती लगाऊंगा, और ना जाने क्या क्या। इन सब में वो शरारती नटखट बच्चा डरपोक और शंकालू बन गया। आखिर बार जब उससे मिलने गया तो उसकी मम्मी जोर जोर से रो रही थी, मेरा बेटा तो मर गया, पर जिसने भी ये किया वो ज्यादा दिन तक जी नहीं सकेगा। ये सुनकर मैं सहम गया। कुछ दिनों में हमने वो घर भी छोड़ दिया। पढ़ने के लिए मैं दूसरे शहर भी चला गया, पर ये वाक्य उसकी मम्मी का कि वो भी ज्यादा दिन नहीं जी सकेगा, ये मेरे साथ रह गया, और मेरा चेक मिशन चालू हो गया। और वो चेक मिशन आज तक चालू है। देखिए, मैं फिर लेट हो गया। ऑफिस से फोन आया है, व्हाई आर यू लेट, वी आर वेटिंग फॉर यू टू स्टार्ट द मीटिंग। तो ये आज की कहानी थी, मिशन चेक। काफ़ी इंटेंसली एंड हुआ। वाह! थैंक यू सो मच। No, I was there with in the childhood of that the narrator. From a very medical point of view, is there always a certain reason behind a certain condition? So when we say reasons for such, Like reason like this, like something that has happened in the past, like a particular incident that has triggered, let's say, Mhm. a certain behavioral change. So behavior, thinking, or some kind of a biological or thinking, they do trigger such kind of incidences. जैसे आप कहते हैं कि अतीत में कोई घटना हुई, तो हमारे सबके अतीत में कोई ना कोई घटना हुई, जी. Yep. पर हम सभी कोई ओसीडी या इस लेवल के ओसीडी से नहीं होते। पर कुछ ससेप्टेबल पर्सनैलिटीज होती हैं, कुछ ट्रॉमा इतना ज़्यादा होता है, उसको बहुत बार हम डील नहीं कर पाते। तो आप जो कह रहे हो कि अतीत की कोई ना कोई घटना ज़रूर ट्रिगर होती है, और Hmm. कभी-कभी उसका मैनिफेस्टेशन इस तरह से हो सकता है। Hmm. But this is not the only reason that कि किसी को ओसीडी हो, ये ज़रूरी नहीं कि उसके पास ज़रूर कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ हो. नहीं, नहीं, You can be बायोकेमिकल genetically predisposed to it also. I mean, as जेनेटिकली होता है इसका रोल, मतलब पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है यदि ओसीडी फैमिली में हो तो। और इसका मतलब कॉमन सा एक एग्जांपल हो सकता है कि जैसे मैंने देखा है कि यदि मेरे फादर बहुत पर्टिकुलर है, क्योंकि ओसीडी को यदि हम समझने की कोशिश करें तो चेकिंग होता है, एक उसमें एक स्टैकिंग Mhm. होता है कि जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे एक पेन थोड़ा खुला हुआ दिख जाए, तो मैं जब तक उस Mhm. पेन को ढक्कन नहीं लगा लूँ, तब तक मैं आगे बात नहीं कर सकती। सो Mhm. Mhm. ऑर्डरलीनेस होता है, सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव, इस तरह के अलग-अलग होते हैं। यदि मैं इस तरह के वातावरण में रही हूँ और मैंने Mhm. देखा है इस तरह के, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मैं उस चीज़ को आत्मसात करूँ। तो इसमें एक मतलब कहीं तो हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि व्हेन इट इज इट प्रॉब्लमैटिक, व्हेन डू वी यस, कैटेगराइज इट एज अ यस, डिसऑर्डर. यस। तो जैसे आपने बोला हर किसी में थोड़ा थोड़ा ये होता ही हुँ, है, लेकिन यस, फिर वो उसे एक डिसऑर्डर की तरह डायग्नोस करने के लिए क्या डिफरेंस होता है ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग, हम हमारे आसपास के लोग ये वर्ड बहुत
कैजुअली यूज करते हैं कि अरे यार मुझे तो ओसीडी हो रहा है, या फिर मैं तो हाँ, भाई इतना क्लीन रहता हूँ कि मेरे को तो पूरा ओसीडी है ब्रो। एक्चुअली तो डिप्रेशन एंड ओसीडी ये सारे वर्ड्स काफ़ी बोलचाल में यूज़ होने लग गए हैं विदाउट आई थिंक। हाँ, यस। तो ये जो स्लैंग और इस टर्म में हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोगों को उसकी शायद मैग्नीट्यूड पता नहीं रहता है बहुत बार। तो जब हम कहते हैं कि ओसीडी क्लिनिकल टर्म में कहते हैं, तो मेरे पास एक पेशेंट आती थी और आप लोग जान के कि वो 6 महीने, 8 महीने नहाती नहीं थी, क्योंकि जब वो नहाती थी, तो उसके लिए टैंकर मंगवाना पड़ता था। मतलब हाँ, दिस वाज़ द लेवल और इंटेंसिटी ऑफ द डिसऑर्डर। तो हम जब कहते हैं कि कब ये नॉर्मल से एब्नॉर्मल जाता है, क्योंकि हम में सब में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, ओसीडी का एक एलिमेंट होता है। नॉर्मल से एब्नॉर्मल हम कब इसको कह सकते हैं, जब ये आपकी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करने लगे। जैसे आपके ओसीडी के कारण आप 1 से डेढ़ घंटा किसी भी चीज़ में आपको एक्स्ट्रा लगता है। जैसे हाँ, जैसा कहानी में भी हो रहा था। जैसा कहानी में भी हो रहा था कि it was impacting his life. राइट, Everywhere राइट। he was getting late because there were certain rituals he has to follow. There are certain rules he has to follow. हुँ, हुँ, हुँ। तो जब आपकी डेली लाइफ को ये इम्पैक्ट करने लगे, जब आपका ये एक पैटर्न बन जाए लाइफ में और ये धीरे-धीरे बढ़ता जाए, बहुत बार हम ओवरकम भी कर लेते हैं। बचपन में बहुत सारी आदतें रहती हैं ना, लाइन पे चलना इज़ वेरी कॉमन इन हाँ, चाइल्डहुड। हाँ। यप, यप। मुझे तो याद है मेरे भाई को एक ओसीडी ये नहीं बोलना चाहिए ओसीडी है बट उसको कभी भी चप्पल अगर उल्टी पड़ी हुई है तो वो मतलब हाँ। कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उसको। हाँ, तो एक आई जनरली स्टिल जैसे लॉक चेक करना, आई थिंक 2 बार हाँ, चेक करना बहुत कॉमन है हम सबके साथ। बहुत वो स्वाभाविक तरीके से हम जाते हैं और फिर से चेक करके आई थिंक आते लॉक तो फिर भी करना भी इट शुड बी अ पार्ट ऑफ लाइक चेकिंग क्योंकि सेफ्टी के भी माध्यम से बट थिंग्स दैट डोंट मेक सेंस जैसे कि चप्पल उल्टी पड़ी है तो इट इज़ नॉट हर्टिंग एनीवन बट हैं। हाँ, पर इसमें भी फिर हम लोगों की जो थेरेपी रहती है कि हम कहते हैं कि लगने दो आग, बिकॉज़ वी हैव टू हाँ, गिव देम दैट काइंड ऑफ अ रिस्क टेकिंग एक्सपोज़र कि जितना ज़्यादा वो अश्योर करके जीते हैं, उतना ज़्यादा उनके ये कंपल्शंस बढ़ते जाते हैं। सो इसमें जो काउंसलिंग होती है, जो थेरेपी हुँ, होती है, हुँ। हाउ डज a therapist like you approach such a subject? Because do you intentionally break the cycle? Yes. So there is always a intensity where we have to make our client or patient ready to expose himself or herself. Hmm. फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं कि सबसे ईज़ी कौन-सा है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल इतने सारे जो उनका चेकिंग रिचुअल बोला, यदि मैं पहले ही दिन उनको बोलूँ कि रूम सर्विस मँगवा लो, I don't Hmm. think my therapy will be successful because the patient or the client is not ready to expose himself to that. तो एक Right. लिस्ट बनती है डिसेंसिटाइज़ करने के लिए कि सबसे ईज़ी टास्क कौन-सा है। तो सबसे ईज़ी टास्क ये है कि मैं गैस नहीं चेक करूँगा हुँ, या मैं Hmm. मिक्सर का बंद है कि नहीं चेक करूँगा या मैं ये दरवाज़ा चेक नहीं करूँगा। एंड इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस क्योंकि हम लोगों को लगता है इतनी क्या बड़ी बात है। इसलिए मैंने कहा ना कि जब बहुत बार हम लोगों को पता नहीं रहता कि उसकी इंटेंसिटी क्या होती है जब सामने वाले के साथ होता है। तो जैसे एक क्लीनलीनेस को लेके, डर्ट को लेके रहता है एक कंपल्शन। सो आई रिमेंबर वन ऑफ माय पेशेंट्स जिसको कोई भी ऐसी घास जैसी कोई चीज़ दिखती थी, तो उसको ऐसा लगता था कि ये श्मशान में जो जलती है बॉडी उसकी है। Oh. धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके हमने उनको इतना एक्सपोज़ करके वी आई एक्चुअली वेंट एंड सैट देयर और उनको वहाँ पे मतलब दैट वाज़ अ फाइनल लेवल ऑफ थेरेपी वेयर ही वाज़ कंफर्टेबल सिटिंग देयर, हिज़ एंग्ज़ायटी ही कैन मैनेज। तो ग्रेजुअली एक्सपोज़ करना पड़ता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सीबीटी करके जिसको कहते हैं, जी। वो वो इसमें ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। अच्छा कमिंग बैक टू द स्टोरी तो आपने जैसे एक किसी के एक बचपन के इवेंट से आपने जैसे इसको जोड़ा हुँ, एंड उसका रीज़न दिखाया जैसे सो एंड काफ़ी इमोशनल एक्चुअली एंड हुँ, काफ़ी ट्रॉमेटिक इवेंट कह हुँ, सकते हैं कि हुँ, किसी के फ्रेंड की डेथ होना एंड व्हेन यू आर अ किड सो या, इट कैन डेफिनेटली बी इम्पैक्टफुल आई थिंक दैट वे या। बट इसका आपने इस तरह का कोई एक्चुअल में इवेंट डू यू लाइक डिड यू कम अक्रॉस समवन लाइक दैट और did you imagine the whole situation? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जो सारी कहानियाँ मतलब मैंने जैसे कहा कि मैं अभी इसमें बहुत शुरुआती तौर पे मैंने अभी लिखना शुरू किया है। मुझे लगता है हर कहानी में मैंने कुछ ना कुछ पार्ट जैसे इसमें आज ही मैं अपनी मेरी मम्मी आई हुई है यहाँ पे तो मैं उनसे बात करी थी कि मैंने अपनी एक फ्रेंड को एक्सीडेंट में अ, उसका नाम लेके मैंने उनको बताया कि ये पार्ट आपको पता है मैंने वहाँ से लिया था। और हम Oh, तीनों फ्रेंड्स थे और तीनों फ्रेंड्स में से ऐसी खबर आई थी कि उनमें से कोई 2 लूना पे आई थी और वो लूना वाला ज़माना था। और उसमें से Hmm. एक की डेथ हो गई है और एक बच गई है। तो हम तीनों की फैमिलीज़ में कुछ
समय के लिए सस्पेंस था कि कौन गया ओह! और उसमें से जो गई उसकी फैमिली और जो उसके पीछे बैठी हुई थी जिसको कुछ भी नहीं लगी, तो उसकी दादी पूरा टाइम मेरे को ऐसे बड़े जैसे अपशकुनी है जैसे उनको और ओह! हमारी दोस्ती टूट भी गई थी। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ओह! वो बचपन का कहीं तो भी मेरे दिल में एक वो बात थी और ये पर्टिकुलरली मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उनकी कहानी है जिन्होंने मुझसे कहा था कि सुप्रिया आई वांट टू गेट बेटर बिकॉज़ आई वाज़ ऑलवेज़ वंडरिंग दैट व्हाई ही गेट्स लेट एंड देन वन फाइन डे आफ्टर माय हुँ, हुँ। ट्रेनिंग ही शेयर्ड कि ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो कैसे कहानियाँ मिला-जुला के करनी पड़ती है ना, फुल डिश ओह! बनानी पड़ती है तो बट हाँ, राइटर को अपना खुद को भी अंदर डालना ही पड़ता है, नहीं तो शायद वो खुद ही सैटिस्फाई नहीं होगा कि ये सच है कि हाँ, हाँ और बहुत कहानियाँ पकती हाँ, नहीं है, शायद इसीलिए नहीं पकती हैं हाँ, क्योंकि वो आधी छूट कि जाती है आपसे कितनी बार रिलेटेड नहीं है। हाँ, हाँ। हाँ। आपको क्या चीज़ ने इंस्पायर किया कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए? कोई पर्सनल इवेंट था या फिर आप यू आर जस्ट अ नाइस पर्सन? मुझे लगता है मैं बहुत स्ट्रगल किया आनंद मैंने अपनी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टिंग अ करियर। आई वाज़ अ वेरी रेबेलियस चाइल्ड एंड आई थिंक माय पेरेंट्स रियली गॉट अ गुड टाइम टू हैंडल मी। मतलब मैंने मेरी बैच सबसे लास्ट बैच थी 11वीं की और मैंने उनको कहा कि क्या हर कोई पढ़ता है, हर कोई डिग्री लेता है, मुझे नहीं पढ़ना। तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर क्या करना है? मैंने कहा पढ़ना नहीं है, तो बोले फिर घर तो नहीं बैठना है, नौकरी करना है। तो मैंने कहा ठीक है नौकरी कर लेंगे और सबसे पहले जहाँ पे मैं गई थी एक बहुत बड़ा मृगनयनी का शोरूम खुला हुआ था। तो मैंने कहा मैं वहाँ नौकरी कर लूँगी। पहली रिजेक्ट हो गई क्योंकि उन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन बोला था, चुपचाप आके फॉर्म भर दिए। तो मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना है। 3 महीने, 6 महीने कुछ ऐसा करती थी इस फील्ड में करना है। मुझे एनएसडी जाना था। मैं काफ़ी थिएटर किया हुआ है मैंने आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश केस में मैंने अंबिका का रोल किया था। अरे वाह! तो तब मुझे एनएसडी जाना था, फिर मैं हॉकी खेलती थी तो मुझे हॉकी में आगे जाना था, तो बहुत मैंने करियर में स्ट्रगल किया। पर जब मैं आई लैंडेड अप इन दिस सब्जेक्ट, आई हुँ, नेवर हुँ। लुक्ड बैक और कभी फिर मुझे नहीं लगा कि इस विषय को मुझे छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना हुँ, रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट है। आप अपनी रिलेशनशिप्स की बात कर लीजिए, आप अपने आप को मैनेज करने की बात कर लीजिए, ये बहुत कुछ विषय देके जाता है आपको। तो बस उसके बाद फिर टिक गई यहीं पे और जैसे कि जब आपने बताया 7वीं में मैं 2 सब्जेक्ट्स में फेल हुई थी, तो अब मैं अपनी पीएचडी की तरफ देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको अपने-अपने विषय चुनने का अधिकार देना चाहिए। Yeah, writing might be sort of a therapy for your own self, right? Like you like kind of battle your own demon, like in this story itself. जैसे आपने बताया कि it's come from your own experience and हुँ, some other हुँ, patient's experience. So I जी। think writing might be a very good outlet for that. हाँ, सबके लिए मुझे लगता है कोई एक अल्टरनेटिव फॉल बैक अरेंजमेंट होनी चाहिए, मतलब एक प्रोफ़ेशन के अलावा जैसे बाकी सबके प्रोफ़ेशन में होता है, वैसे ही हमारे प्रोफ़ेशन में। और राइटिंग हैज़ रियली बीन थेरेपेटिक फॉर मी एंड कुछ लोग गाते हैं, कुछ लोग थिएटर करते हैं, कुछ लोग ट्रेकिंग पे जाते हैं। तो कोई ना कोई तरीका होता है जहाँ से इन सब से बाहर निकलने का और ये बहुत अच्छा प्लान हम सबको पहले से सोच के रखना पड़ता है कि इफ आई एम गेटिंग इनटू दिस फील्ड, व्हाट इज़ माय प्लान टू फॉल बैक व्हेन आई गेट टायर्ड, एग्ज़ॉस्टेड, बर्नआउट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। मुझे लगता है कहीं न कहीं फॉर अ थेरेपिस्ट इट मस्ट बी हुँ, मोर डिफिकल्ट क्योंकि जब आपको पता है एग्ज़ैक्टली कौन-सी टेक्निक्स यूज़ करनी है, हुँ। लेकिन डिस्पाइट दैट समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू हेल्प योरसेल्फ, सो दैट माइट जस्ट बी ऑल द वे मोर फ्रस्ट्रेटिंग। या या होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि कॉग्निटिव लेवल पे बहुत सारी चीज़ें दिमागी तौर पे जैसे क्योंकि मैं बिहेवियरल फील्ड में भी हूँ, डेल कार्नेगी में मैंने काम किया, अभी मैं जी। नमन एचआर में लीडरशिप में काम कर रही हूँ, जहाँ पे क्लिनिकल कम है, हुँ, जहाँ पे मेरा ज़्यादा कॉर्पोरेट के लोगों से आता है। तो बहुत सारी चीज़ें कॉग्निटिव लेवल पे लोगों को पता होती है, असर्टिव होना क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। हुँ, पर हुँ। जैसे ही उसको अप्लाई करने की बात आती है क्योंकि बिहेवियर चेंज इज़ अ हेल लॉट ऑफ अ टास्क। यप, हुँ, हुँ। ना मतलब इतना आसान नहीं होता कि 2 गोली खा लो, रात वाली सोते टाइम खा लेना और कल सुबह आप ठीक हो जाओ। यप। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा वो जो आइसबर्ग वाली थ्योरी है, जो ट्रेनर्स की बहुत और कोचेस की बहुत फेवरेट थ्योरी है कि ऊ ऊपर जो जितना दिखता है, नीचे बहुत कुछ होता है हुँ। और या वो बहुत कुछ इतना ज़्यादा होता है कि उसका इम्पैक्ट हमको कभी-कभी पता नहीं रहता कि ये कहाँ से है। या मुझे ऐसे किसी प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई इस विषय को लेके इतना ज़्यादा उत्सुक है जानने के लिए। ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी फीलिंग है। सो सो आई थिंक कहीं न कहीं हम सब लोग इससे स्ट्रगल कर चुके हैं। मैं अपने लेवल पे कर चुका हूँ, शिवम अपने लेवल पे कर चुका है।
और हुँ, आजकल का ज़माना ऐसा है या टाइम्स ही ऐसे हैं, इवन हुँ, इवन प्री लॉकडाउन एज़ वेल, प्री कोरोना टाइम्स हुँ, एज़ वेल, कि हुँ, ये जनरेशन कहीं न कहीं मेंटल इलनेस से ग्रैपल कर ही रही है। या, चाहे वो इंक्रीज़्ड एंग्ज़ायटी अटैक्स हों, या या, मतलब आई रिमेंबर कि ग्रोइंग अप जब मैं कॉलेज में था, मैंने कभी नहीं सुना था किसी को एंग्ज़ायटी अटैक होते हुए, और हुँ, उन्हें ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दे आर फीलिंग कॉन्स्टेंटली डिप्रेस्ड, हुँ, देयर इज़ अ स्टेटस एंग्ज़ायटी गोइंग ऑन, यस, साथ ही साथ अभी ये बीमार होने की एंग्ज़ायटी कोरोना के साथ। सो हुँ, इन दीज़ टाइम्स, स्पेशली इन आवर जनरेशन, आई थिंक ये तो एक हॉट टॉपिक बन गया है। And I हुँ, have a lot of people coming to me for these questions. One of the questions that I get a lot is, हुँ, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, हुँ, लेकिन they just can't decide when is it the right time to go to a professional to seek help. या, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक झिझक भी रहती है एक नए इंसान के साथ कि वो थेरेपी में कब जाए, टैबू। हुँ, और या हुँ, एक डॉक्टर देखने के पास जाना ही इतना बड़ा टबू है कि यार ये तो या, दिमाग ही खराब हो गया। हुँ, वो एक इतना बड़ा मेंटल ब्लॉक है कि उससे आगे लोग निकल ही नहीं पाते हैं। सो अ लॉट ऑफ पीपल कम टू मी एंड आस्क मी कि व्हेन इज इट द राइट टाइम टू सीक हेल्प? हुँ, हुँ। इज डू यू हैव एन आंसर टू दैट क्वेश्चन? पता नहीं मैं उस एरा को देख पाऊँगी कि नहीं, जब ऐसा दिन आएगा कि मुझे लगता है मैं हमेशा मतलब पेरेंटिंग की भी मैं जब सेशंस लेती हूँ या ये रूल आउट करने वाला एडोलेसेंस का या मिलेनियल्स का, कि हम कितनी आसानी से बच्चे को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाने के बच्चे ने आके बोला कि मुझे थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही है या आँखों में मेरे को थोड़ा-सा अ, ड्राई हो रही हैं। चलो, चलो, चलो डॉक्टर के पास दिखा के आते हैं, कुछ नहीं फिर so we are very comfortable to go to a ophthalmologist. We are very comfortable to go to doctor otherwise. बट जैसे ही किसी मेंटल हेल्थ के इशू के लिए जाने की बात आती है, हम जैसे आपने सारे कुछ बताए ना कि इतनी देर बाद हमारे पास लोग आते हैं कि नेचुरली उनका रिकवरी रेट भी उतना ही स्लो हो जाता है। क्योंकि जब तक आते हैं तब तक इतना ज़्यादा डिसऑर्डर जैसे रोग बोलते हैं फैल जाता है कि हमारे लिए वो मुश्किल हो जाता है। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि अब पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात होने लगी है। मतलब टू फिक्स द इश्यू यू डोंट हैव टू गो टू थेरेपिस्ट। राइट। एक वेल-बीइंग की बात होने लगी है और वेल-बीइंग की बात के लिए जैसे हम लोग जनरल अपना मेडिकल चेकअप करवाते हैं, हर एज के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ हमारी प्रीडिस्पोज़ पर्सनैलिटीज़ के नॉर्म हैं कि भैया आपका बहुत सेडेंटरी लाइफ है तो कोलेस्टेरॉल चेक करवा लो। यू नो इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ। वैसे ही मेंटल हेल्थ वाला भी एक रूटीन वाला चेकअप होना चाहिए क्योंकि हमारे लाइफ में इतने ट्रॉमास अलग-अलग तरह के अपहीवल्स इतने अलग-अलग तरह के होते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि ये वाला जो सिचुएशन है, हमारी सबकी टॉलरेंस हमारी सबकी कैपेसिटी अलग-अलग है इस कोविड-19 के सिचुएशन को लेके हाइपोकॉन्ड्रियाक लोग हो रहे हैं। राइट। सो एक ये हाइजीन फैक्टर जैसे बाकी सारे हेल्थ को लेके हम करते हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ को लेके भी एक जनरल चेकअप जैसे हम करवाने जाते हैं बिकॉज़ वी आर मोर ऑन अ वेल-बीइंग रादर देन वेटिंग फॉर एनी डिसऑर्डर टू इम्पैक्ट अस एंड देन सीक हेल्प। और इसीलिए राइट। हम लोग का भी लैंग्वेज बहुत चेंज हो गया। पहले हम लोग पेशेंट्स कहते थे, अब हम लोग क्लाइंट कहते हैं। यू नो हम्म। सो वी आर आल्सो समवेयर गेटिंग मोर सोफिस्टिकेटेड इन टर्म्स ऑफ सो आई थिंक गुड स्ट्रेटजी। दैट्स एग्ज़ैक्ट और आपने जैसे कहा ना कि क्या क्या चेक पॉइंट है कि मुझे थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। देयर इज़ अ होल लिस्ट ऑफ चेक पॉइंट्स कि आप ज़्यादा सो रहे हैं, कम सो रहे हैं, आप ज़्यादा खा रहे हैं, कम खा रहे हैं। आप मतलब मैं तो अभी सुसाइडल वगैरह की बात पे जा ही नहीं रही हूँ। जी। Any disruption in your daily life, you are not going to your work, you are not talking to people. Any such thing which is like very uncommon or not so common is a sign. जाके मिलो, चेक कर लो एक बार कि ऐसा कुछ लग रहा है। जैसे कि हम बाकी डॉक्टर्स के पास जाते हैं। हम्म। एक्चुअली एक एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैंने देखी है, हुँ, जो जनरल रेजिस्टेंस आता है वो ये है कि यार डॉक्टर के पास जाऊंगा तो दवाइयाँ दे देंगे। हुँ, ठीक है, हुँ, हुँ, बिकॉज हुँ। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकाइट्रिस्ट, या, या, या। एंड दे थिंक कि अरे मैं किसी के पास गया तो दवाइयाँ बन जाएंगी, एंड दवाइयों से हुँ, वैसे ही हमारा लव हेट हुँ। रिलेशनशिप है थोड़ा इस देश में। यस, कुछ लेना पसंद करते हैं, कुछ लोग तो शुगर की दवाइयाँ भी नहीं लेते हैं। तो यस। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि हुँ, जाऊँगा तो दवाइयाँ लग जाएँगी। अ, या, तो जो कि क्लियर करना चाहता हूँ मैं कि ऐसा नहीं होता है। आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँगे तो शायद आपको
मिल जाए, लेकिन थेरेपिस्ट के पास तो आप जा ही सकते हैं। मुझे लगता है मिलेनियल्स आई एम समवेयर इम्प्रेस्ड आल्सो कि बड़ी ओपनली इस चीज़ को वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। कभी-कभी तो ग्लोरीफाई भी करने लगे हैं कुछ हमारे स्टार्स जिसको हमारी हुँ, फिल्में जो हैं और जो हमारे टीवी शोज़ हैं, उन्होंने भी कुछ ख़ासा अच्छा काम नहीं किया है मेंटल हेल्थ को हाँ। दिखाने में। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी तो आपको बोलती हूँ कि जब ये इतने लूज़ली आप टर्म्स यूज़ करते हो, कभी सही में जो क्लिनिकल डिप्रेस इंडिविजुअल एक बार उनसे मिलो। मतलब उसके हुँ, लिए एक छोटा-सा टास्क कितना बड़ा होता है, तब आपको पता चलेगा जो आप गाहे-बगाए कह लेते हो ना कि या डिप्रेशन है या तो उसकी इंटेंसिटी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होती क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी फैमिली में कुछ ऐसा है या मेरे घर में ऐसा है, ये हम बताने से कतराते हैं। तो बहुत लंबा अभी रास्ता हमको तय करना है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मिलेनियल्स आर स्टिल वेरी वोकल एंड वर्बल अबाउट दिस राइट। थिंग। तो पॉज़िटिव ही देखती हूँ मैं कि चलो कम से कम डिप्रेशन के बारे में लोग बात करने लग गए। हाँ, दैट्स अ ग्रेट थिंग, एट लीस्ट पीपल आर टॉकिंग, कुछ तो बात निकल के या आएगी इससे। और राइट, जितना जितना बच्चे बात करेंगे, उतना माँ-बाप तक पर भी बात पहुँचेगी है। हाँ, एंड आई थिंक ये जनरेशन तो अच्छी समझदार है। हुँ, हाँ, मैं बिल्कुल इवन इस बात पेरेंट्स आर की हाँ कमिंग टू करती टर्म्स हूँ। विद इट। यस, यस और ये जुमला तो ना ये जनरेशन मैंने अभी एक किसी स्टोरी में भी यूज़ किया था। मैंने कहा ये तो सदियों पुरानी कहानी है, हर जनरेशन ने पिछली वाली जनरेशन में एक आई है, तो ये तो चलता रहने वाला है। बात हाँ, वो स्लोली इम्प्रूवमेंट आता है सोसाइटी में। आई थिंक वो हमारे टाइम से जैसे 90s में जो मैंने देखा और हुँ, जैसे हमारे कॉलेज टाइम तक इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी। हुँ, जैसे अनंत भैया बोल रहे थे वी डिडंट हियर अबाउट पीपल गेटिंग पैनिक अटैक्स, बट पैनिक अटैक तब भी हाँ, हो रहे थे लोगों को, डिप्रेशन तब भी हो रहा राइट, था। तो या, उस समय बात नहीं थी। इससे बेटर चीज़ है कि आज हमारे आस-पास लोग बात करते हैं, हमारे पास कुछ रोल मॉडल हैं, कुछ ऐसे फेमस लोग भी हैं जिन्होंने इस बारे में बात करी है। यस, आई यस, मतलब पर्सनली मुझे उन चीज़ों से बहुत हेल्प मिली जब व्हेन आई वाज़ हुँ, गोइंग थ्रू अ बैड लाइक दैट काइंड ऑफ अ फेज़। तो मुझे बहुत हुँ, खुशी मिली ऐसे लोगों को सुनकर कि मैंने बहुत सारे मैं लेक्चर्स ढूँढ रहा था, मैं भी डॉक्टर के पास तक नहीं जा पाया, मैं भी अपने अंदर से ही हार गया उस चीज़ से। हुँ, बट इस चीज़ से मुझे तो बहुत पर्सनली फ़ायदा हुआ और मुझे अच्छा लगा जानकर कि किसी को भी हो सकता है और इट डज़ नॉट मैटर कि आप कहाँ हैं, कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं जी। कर रहे हैं। आप कभी भी उस तरह से आपके दिमाग में आ सकती है ऐसी चीज़ और हो सकता है आपको। हाँ, मतलब फ्रैक्चर किसी का भी हो सकता है ना, वैसे ही ये भी किसी को भी हो सकता एग्ज़ैक्टली, है। एग्ज़ैक्टली। तो ये अवेयरनेस इज़ अ गुड थिंग आई थिंक। और मुझे ऐसा लगता है कि थेरेपी जो है, दैट हुँ, द टर्म नीड्स टू बी चेंज्ड, और आई डोंट नो, वी नीड टू हैव अ मोर फ्रेंडलियर टर्म लाइक अ कोच, या, या, कोच इज़ जो अ कि नाइस टर्म यार। विच इज़ अ बेटर वर्ड, क्योंकि हमें हुँ, ज़िंदगी में हार्ट ब्रेक कैसे होता है, हाउ टू डील विद द लॉस ऑफ अ लव्ड वन, ये चीज़ें हमें सिखाई नहीं गई हैं स्कूल में। राइट, ना स्कूल में बिल्कुल। सीखी है, ना हमने घर में सीखी है। तो बॉलीवुड में इसके सीखा या। लिए तो। हाँ, वो बॉलीवुड से मिला है हमें, किताबों से मिला हाँ, है, और वो या, एक्यूरेट नहीं है डिस्क्रिप्शन। यप, कैसे, हाउ हुँ, टू ओवरकम बैड सिचुएशंस, दैट हुँ, ओनली अ प्रोफेशनल कैन टीच यू, यप। and हुँ, not even teach you, they can guide you, they can hold your hand through it, and you can find your own way हुँ, हुँ। या, आउट। सो जिसके लिए मुझे लगता नहीं है कि जिंदगी की परेशानी के लिए किसी के पास जाना कोई बुरी बात है। आप बड़े बुजुर्गों के पास भी जाते हैं, उसी तरीके से समझिए इसे भी। हुँ, या, यस। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी ये वाली भी फेज़ की बात करें, कितना स्ट्रगल मुझे लगता है एकेडमिक्स पे आई सी ऑनलाइन क्लासेज़ है। द अदर डे आई वाज़ टॉकिंग टू माय फ्रेंड ऐसे ये जो साल में हम सीखने वाले हैं, लेट्स डिक्लेयर इट अ ज़ीरो ईयर। पर इस ज़ीरो हुँ, ईयर में हम जो सीखने वाले हैं ना, वो हम ज़िंदगी में किसी चीज़ से नहीं सीख पाए, जो हम अभी ये कोविड-19 में हाँ, जो सीख लिए हैं। मतलब ये ज़िंदगी का राइट। जैसे आप बोल रहे हो ना कि हमें ये सिखाया नहीं गया, हमको ज़िंदगी का लाइक आई हैव लर्न्ड सो मेनी न्यू लेसन्स। आई एम समवन हू ट्रैवल्स राइट। 15-20 डेज़ इन अ मंथ और 3 महीने घर में रहना मेरे जैसे के लिए सज़ा ही थी और इसीलिए ये कहानियाँ मेरे से शुरू हुई क्योंकि वो मेरी आई वाज़ फीलिंग सो रिस्ट्रिक्टेड। तो मैंने इतना कुछ अच्छा, सीखा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ज़िंदगी की पाठशाला 4 घर में लोगों ने घर में रहना सीख लिया साथ में, जो कि घर में नहीं रह पाते थे। तो आप जैसे सही कह बात। रहे हो कि ये नहीं सिखाई जाती हमको कहीं पे भी चीज़ें। तो पहला ब्रेकअप हो जाता है तो दूसरे ब्रेकअप को हैंडल करने में हम बेटर हो जाते हैं। 100 लोग हैं और 100 अनट्रेन्ड ओपिनियंस हैं इसके बारे में। कोई दोस्त हाँ, बोलता है अरे शराब पी ले, कोई बोलता है कि या अरे छोड़ यार, क्यों रो रहा है लड़कियों की तरह। तीसरा आके हाँ, आपको कुछ और बताएगा, लेकिन वो कोई भी साइंस बैक्ड ओपिनियन नहीं है। और वो यस, वही है कि 10 लोग और 10 बातें, वही है वो।
तो यस। इससे अच्छा कि एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल के पास चले जाइए। हाँ, इसलिए मैं ये भी कहना चाहूँगी, एक राइडर आई वुड लाइक टू ऐड हियर, जैसे बाकी डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स या इवन फॉर किसी भी चीज़ के लिए हम जाते हैं तो वी वेइ द प्रोफेशन, राइट? वी वेइ द एक्सपर्ट्स, और इसीलिए मैं हुँ, हमेशा लोगों को बोलती हूँ किसी भी काउंसलर, थेरेपिस्ट, क्योंकि अभी बहुत ही बाकी जैसे फील्ड्स में हो गया, वैसे हो गया है कि लोग अपने आप को थेरेपिस्ट कहने के लिए लोग इतने डेस्परेट होते हैं, परेशान होते हैं कि चले जाते हैं। मतलब हुँ, वन ऑफ द वेरी रीसेंट थिंग आई हर्ड कि उन्होंने कहा कि कहो सुनो ना, देयर वाज़ अ कपल डिस्कॉर्ड का एक वो था, केस मेरे पास आया। तो थेरेपिस्ट ने कहा हुँ। सुनो ना पति की, क्या जाता है आपको? जाओ ना उनके साथ शुरू पे जा। And I was like, मैंने कहा नहीं, I'm not nowhere denying, it's not bad for a relationship, but it cannot be the therapy that she starts cooking for her husband the way he नहीं, नहीं, wants, और तो नहीं। ये बहुत तो गलत है। इसलिए इस फील्ड में भी ना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने थेरेपिस्ट को थोड़ा टटोलो, थोड़ा देखो कि जैसे हम गायनेक को टटोलते हैं, जैसे हम सर्जन को टटोलते हैं कि सेकंड ओपिनियन ले लो, वैसे ही पहले थोड़ा या टटोल लो, थोड़ा वे कर लो और उसके बाद फिर उसको फाइनल करो। ये मैं खुद थेरेपिस्ट होके वो बोलते हैं ना कि टू चूज़ अ थेरेपिस्ट इज़ टू चूज़ अ रिलेशनशिप। सो वो यस, आप जैसे अपने डेफिनिटली। लवर को चूज़ करते हैं, वैसे ही अपने थेरेपिस्ट को भी चूज़ करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसी तरीके से परखना चाहिए। हाँ, जी। बिल्कुल डिस्क्रिप्शन यूज़ करना चाहिए, और ये आपने अपफ्रंट होके कह सकते हो अपने थेरेपिस्ट को कि आई डोंट सी इट्स गोइंग एनीवेयर। कोई अच्छा, सो मुलाहिज़ा हाउ रखने डज़ की। हाउ ओके, अ लॉट ऑफ पीपल आई नो आर स्टक इन बैड थेरेपी। और हुँ। कई लोगों के थेरेपिस्ट गलत हैं, जिनका पहला टाइम है, जिन्हें पता ही नहीं थेरेपी क्या होता है। व्हाट डज़ एन आइडियल थेरेपी सेशन लुक लाइक? और हाउ डज़ इट फील बेसिकली? कैसे आपको पता चलेगा कि ये सही है? अ, आइडियल मीनिंग जैसे अभी मैंने कल ही हुआ कि मैं उनसे, शी इज़ डीलिंग विथ हर फादर्स डेथ, लाइक ग्रीफ ऑफ हर फादर फॉर ऑलमोस्ट 10 इयर्स, एंड वेरी, वेरी इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड। अब उसके साथ आगे ही नहीं बढ़ रही थेरेपी, बिकॉज़ शी हैज़ सो मच टू वेंट आउट। नाउ साइकोएनालिटिक थेरेपी से बहुत ज़्यादा हम लोग का मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि अपडेट होती रहती हैं चीज़ें। क्योंकि हुँ, जब तक हम चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाएँगे, वी हैव टू गेट ओवर टू इट, वी हैव टू गेट आउट ऑफ इट, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उससे कितना, और वो कितना मेरे को वेंट आउट करें। शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट बेटर, बिकॉज़ ओनली वेंट आउट कैन नॉट रियली हेल्प अस। सो आप जो कह रहे हो ना कि कब लगता है कि थेरेपी ठीक है, तो कब लगता है, बहुत स्मॉल सी भी चीज़ होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा क्लाइंट मेरे को फ़ोन करके अपडेट देता है या पूछता है कि कल की थेरेपी के लिए हम मिल रहे हैं। मतलब कितनी बेसिक सी हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है। मैं परसों ही ट्विटर पे लिखने का सोच रही थी कि हमारी फील्ड में हमको ये फ्रीडम नहीं होती कि हमारे क्लाइंट ने हमको फ़ोन नहीं किया तो हम उससे बात नहीं करेंगे या हम उसका सेशन नहीं लेंगे। हमको बहुत बार उसको परस्यू करना पड़ता है। हमको बहुत बार फ़ॉलो करना पड़ता है क्योंकि वो इसीलिए हमारे पास आ रहा है, राइट? आई कैन नॉट हैव माय ईगो विथ हिम और हर। तो ये वाली बात होती है कि मेरे को तो आज उसने खुद ही पूछ लिया कि अच्छा कल हम मिल रहे हैं ना, तो मेरे लिए ये थेरेपी का अच्छा साइन है दैट शी स्टार्टेड रिस्पोंडिंग टू माय थेरेपी। क्योंकि बहुत बुरे-बुरे, टूटे-फूटे लोग आते हैं ना, तो बहुत बार आपको ना बहुत उस तरफ से शुरुआत करनी पड़ती है। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि दे आर वेरी क्लियर, रैशनल, एंड यू जस्ट नीड a push, you have to give them a push and they are start executing things. कुछ लोग 3-3 4-4 थेरेपी तक you figure out कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। हाँ, मुझे लगता है कि जैसे लोगों ने इसके बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे-जैसे वो पढ़ते हैं वैसे-वैसे, जैसे अभी मैं कल-परसों कुछ देख रही थी तो कि 1 आउट ऑफ 4 is going to be impacted by mental disorders. Now look at the statistics. Now the kind of a scenario we are going to embarking in, हमको सबको पता होना चाहिए कि ओसीडी क्या है, बाइपोलर क्या है, डिप्रेशन क्या है, क्योंकि बाकी सब के बारे में तो आजकल हम गूगल जी के पास चले ही जाते हैं। तो राइट, मेंटल हेल्थ के बारे में या वेल-बीइंग के बारे में केमिकल्स क्या काम करते हैं, एंडोर्फिन्स क्यों ज़रूरी रहते हैं, क्यों एक्सरसाइज़ एक्सरसाइज़ किया जाता है, फूड कैसे हमारे लिए काम करता है, क्योंकि होलिस्टिक में हम जब पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो हार्मोन्स का क्या रोल होता है, एमिगडाला हाइजैक इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होता है? जब मैं बहुत बार अपनी सेशंस में लोगों को बताती हूँ कि भैया आपके ब्रेन के उधर एक एमिगडाला करके ग्लैंड होती है जो जैसे ही हाइजैक वाली होती है फ्लाइट और फाइट सिचुएशन। यदि आप उसको थोड़ा-सा रैशनल ब्रेन की तरफ जाने की बात हो तो देखते हो कि अपना इमोशंस अपने आप यू नो इंटेंसिटी कम हो जाती है ना, किसी के ऊपर भी आप ज़िंदगी भर तो गुस्सा नहीं रहते। बहुत बार आप रिग्रेट करते हो कि यार बहुत ज़्यादा बोल गया मैं। सो ये कुछ चीज़ें हमको पता ही नहीं है कि ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। तो ये सब मुझे लगता है कि बेसिक चीज़ें लोगों ने पढ़नी चाहिए टू गेट मोर अवेयर अबाउट
दैट मेंटल हेल्थ कोई अलग सा एक हिस्सा नहीं है. मेंटल हेल्थ इज वेरी मच embedded in our body and it has lot to do with our body and our brain. परफेक्ट राइट करके एक बुक है जो बहुत पावरफुल बुक है थेरेपी में. तो ऐसी कुछ किताबें जो आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आपने खुद पढ़ी हुई है, बहुत सिंपल सी किताब है जी जो आपको बताती है कि डिस्टॉर्शंस क्या होते हैं और वो डिस्टॉर्शन समझने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हमारी फील्ड से ही आना चाहिए. जनरलाइजेशन हम हमेशा करते रहते हैं जो वन ऑफ द डिस्टॉर्टेड उसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो डिस्टॉर्शंस है, ऑल और नन थिंकिंग हम करते रहते हैं. तो कुछ ये लोग मतलब हम लोग ये सब अपने आप को एक्सपोज़ करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं. तो एक ये बहुत ही एलिनेटेड एरिया है या बहुत कोई रॉकेट साइंस है ऐसा करके हम उसमें पढ़े ही ना, तो हम कैसे समझ पाएँगे कि कैसे कैसे फार्माकोलॉजी के बारे में बात करें कि केमिकल इम्बैलेंस जो होता है, इसीलिए दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है और बहुत बार कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच मेंटल हेल्थ में बहुत काम करता है. तो दवाइयों से क्या होगा? तो लोग बोलते हैं कि अरे साइड इफ़ेक्ट्स हो गए हैं. बहुत सारी दवाइयाँ हर हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट है, फिर भी हम लेते हैं ना. तो केवल मेंटल हेल्थ वाली दवाइयों को लेके इतना परहेज़ क्यों है? आज हमने साहित्य की बातें कम और मेंटल हेल्थ वेलबींग की ज्यादा कर ली. वैसे ये बहुत नाइंसाफ़ी है मेरे साथ, ठीक है? आज मैं बड़ी खुश थी कि मुझे एक बहुत लेखिका के तौर पे बुलाया गया है और नहीं बहुत नहीं, सारी आपको लेखिका के तौर पे तारीफ़ बुलाया गया, वो तो डिस्कशन इतना इंटरेस्टिंग निकल गया कि और मेरा भी नहीं, मेरा इंटरेस्ट है इसमें. विषय ही ऐसा है। ये ऐसा बहुत अच्छा विषय है। मैं किसी एयरपोर्ट पे किसी ट्रेन में खाली नहीं बैठती, जैसे ही लोगों को पता चलता है कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे कभी लोगों से बात करने में हाँ, तो ऐसा मुझे पता है कि ये बहुत ही ऐसा विषय है कि एकदम सबको अच्छा लगता आप एक अपनी बुक ना आप अपनी बुक छाप लीजिए और उसकी कॉपीज लेके घुमा कीजिए. जैसे कोई बोले कि ये मुझे हाँ, बात ये करनी है, आप आइडिया पहले ही नहीं तो अभी तो मैं फर्स्ट बाय दिस सोचा बुक. कि यूट्यूब वाला एक वो बनवा लेती हूँ क्योंकि अभी तो वहीं पे मैं हूँ, वहीं छा रही हूँ, तो वो एक लेके लोगों को कि ये पढ़ लीजिए। ऐसा करना पड़ेगा। बट फॉर लाइक टॉकिंग अबाउट लिटरेचर, अच्छा आपका वैसे कहाँ से रुझान आया लिखने के ऊपर एंड लाइक वेयर डिड यू? मुझे लगता है कि आज ही मैंने एक ट्वीट किया कि मेरी माँ को पूरी मधुशाला याद है। मतलब वो ऐसे वाह. ओह माय उनको गॉड. बोलो कि एक आध रुबाई आप बोल दीजिए। कल ही मैं उनको वॉइस नोट सिखा रही थी। तो मतलब बिल्कुल याद है उनको। तो ऐसे अच्छा. घर से आई हूँ मैं और जहाँ पे ग्वालियर में रहते थे हम लोग पर वहाँ पे 4 अखबार हमारे घर पे आते थे। लोकसत्ता आता था, नवभारत टाइम्स आता था। तो और ग्वालियर में वैसे काफ़ी हम्म. मतलब ये सब चीज़ थिएटर करने को मिला, तो बहुत सारा पढ़ने को मिला और हिंदी मीडियम में पढ़ी हुई हूँ, तो काफ़ी सारा हिंदी में मालती जोशी को पढ़ा, शिवानी को पढ़ा, प्रेमचंद को पढ़ा। तो ऐसे यहाँ से हिंदी के साथ बहुत ज़्यादा एक अपनी भाषा लगती है और लिखना शुरू किया तो इसी इन्हीं विषयों पर लिखना शुरू किया। उस टाइम के वहाँ के जो अखबार थे उसमें काफ़ी सारी मैं पेरेंटिंग के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर, जेंडर के ऊपर ओल्ड पीपल इनके ऊपर क्योंकि विषय ऐसा है ना कि हर कुछ कहीं न कहीं कोई न कोई टकरा ही जाता है। Plus, I think, do you not even learn about your own profession from reading such? Because हम क्या ही कर जब भी हम हुँ, पढ़ते हैं कहानी या फिर कोई भी हुँ, कहानी अगर पढ़ें या लिखें, एक तरीके से वो एक ह्यूमन बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन या उसके ऊपर एक जी, टीका या टिप्पणी है एक तरीके से. जैसे जी। प्रेमचंद की जब मैं कहानियाँ पढ़ता हूँ, उनकी हर कहानी में कुछ एक ऐसी लाइनें होती हैं या, एपिग्राम्स या, जैसे सूक्तियाँ जैसी, कि मानव जब ऐसा होता है तो ऐसा होता है. वो इस तरह की बातें करते हैं जैसे ही इज़ लाइक या, अ साइकोलॉजिस्ट हिमसेल्फ, इवन दो ही वाज़ नॉट. बट आई थिंक लेखक को ह्यूमन बिहेवियर समझना ही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और वो हमें पढ़ने से, चाहे कोई मूवी या, देखें, लिटरेचर पढ़ें, उससे और हमें समझ में आता है दुनिया के बारे में वैसे ही. या। तो डू यू ऑल्सो लाइक टेक योर कैरेक्टर्स फ्रॉम लाइक लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे आप स्टेशन पे हैं तो वहाँ से भी आप कैरेक्टर आपने लेके कहानियों में डालें? यस, मतलब मुझे लगता है कि ओवरहर्ड कन्वर्सेशंस के लिए मैं बहुत ज़्यादा ट्यून्ड इन हो गई हूँ, तो पीछे कोई लोग बैठे हुए हैं, उनकी आपस में जो बात चल रही है, बहुत कुछ ना कि छुट्टी मना के आए हैं, पर वहाँ बहुत खर्चा हो गया है और अब कैसे उसके ऊपर हाँ हाँ हाँ. टीका-टिप्पणी एक-दूसरे के ऊपर चल रही है। तो आपके नोट्स बना लेती हैं जब ऐसा कुछ हो रहा होता है? मुझे याद बहुत रहता है, मेरी माँ भी बोल रही थी कि अच्छा. मोहल्ले में पता नहीं कहाँ-कहाँ तुम घूमती थी, कौन-कौन सी बातें याद करके, बहुत सारी पुरानी बातें मेरी कहानियों में लिखी हुई हैं। तो मैंने कहा देखो क्या-क्या काम आ रहा है अब इस उम्र में ये सब काम आ रहा है। सो आज हम फिर हुँ, इसी हुँ। बात पे खत्म करते हैं आज का एपिसोड.
थैंक यू सो मच जी, सुप्रिया जी हमें जी। ज्वाइन करने के लिए और इतनी अच्छी कहानी पढ़ने के लिए और इतना अच्छा डिस्कशन करने के लिए, जो कि आई एम श्योर कि मेरे लिए तो मुझे भी एनलाइटनिंग बहुत था ही, अच्छा लगा। हमारे लिसनर्स के लिए भी बहुत एनलाइटनिंग होगा। बिल्कुल, मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने जो सारी आपकी अपना रिसर्च किया, स्टॉकिंग कर लो, ब्रैकेट में उसको स्टॉकिंग लिख सकते हो आप दोनों। पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो यू नो आई सॉ वैरायटी ऑफ थिंग्स ऑन मानसरोवर प्रोजेक्ट। तो आपकी वो प्रिय वाली कहानी से लेके आप दोनों का जो कोलैबोरेशन है उसके बारे में मुझे एक आर्टिकल मिला, वो मैंने पढ़ा। और ज़रूरी नहीं है कि मुझे आप इस प्रोजेक्ट में केवल एज़ ए स्पीकर, राइटर बुलाएँ, कोई बैकएंड में भी कोई काम हो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू एसोसिएट माय सेल्फ विद यू। तो थैंक यू सुप्रिया जी, आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। हम जल्दी ही को फिर से बुलाएंगे और वी होप कि आप आएँ और ज़रूर, एक और कहानी पढ़ें, क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं कि बिल्कुल, और ज़्यादा इस बिल्कुल। पॉडकास्ट में ओरिजिनल कहानियाँ भी हों। ओरिजिनल तो वैसे सारी कहानियाँ हैं, लेकिन नई हुँ, कहानियाँ जो कंटेम्प्रेरी लेखक हैं, हुँ, उन लोगों को लाने की भी कोशिश है, क्योंकि हुँ, साहित्य तो साहित्य है, नया हो पुराना हो। यस। तो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। और आप लोगों को ये कैसा लगा आज का एपिसोड, प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं और प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आज का डिस्कशन काफ़ी चीज़ों पे हुआ है, मेंटल हेल्थ पे हुआ है, डिप्रेशन पे हुआ है, थेरेपी पे हुआ है, और इतनी बढ़िया कहानी हमने उसमें सुनी, उससे जुड़ी हुई। तो आप ज़रूर उन लोगों से शेयर करें जिनको ये उपयोगी हो और जिनके लिए काम आ सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन सुप्रिया जी, हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए एपिसोड में।